अब्दुर्रहमान के बाप ने जूं ही बात खत्म की तो अली ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, अंकल, दोनों कारनामाओं का गायब कर देना और सिप्टिसनाज की हलाकत दोनों कारनामे आपके बेटे अब्दुर्रहमान के हैं। नहीं अब्बू, ये सब कुछ अली की कमांडिंग और जहानत की बदौलत हुआ। अब्दुर्रहमान बोला। उसके अब्बू ने कहा, यह तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यह काम अली ने किया है या अब्दुर्रहमान ने। दोनों अल्लाह के सिपाही और मेरे बेटे हैं। अब्दुर्रहमान की अम्मी ने उठकर अली और अब्दुर्रहमान की पेशानियों को बोसा देते हुए कहा कि अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे और आइंदा भी ऐसी ही फतूहात से नवाजे। ये महफिल सुबह की नमाज तक जारी रही। सुबह की नमाज पढ़कर सब लोग सो गए। 10 बजे सुबह सब ने उठकर नाश्ता किया। अली और अब्दुर्रहमान दोबारा सो गए। दोपहर के खाने से थोड़ी देर पहले उठे। अब्दुर्रहमान अपनी अम्मी के पास बावर्ची खाने में चला गया। वहां आकर उसने जुबैदा के बारे में पूछा तो उसकी अम्मी ने बताया कि जुबैदा बिल्कुल ठीक है। वो कई दफ़ा तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है। हमारी तरह वो भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। अम्मी, क्या उससे मुलाकात नहीं हो सकती? अब्दुर्रहमान ने पूछा। क्यों नहीं हो सकती बेटा? एक बात याद रखो कि वो माँ ही क्या जो अपने बेटे के जज्बात और एहसासात से आगाह ना हो। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे अब्बू को कह दिया था कि दफ्तर से वापसी आते वक्त जुबैदा को लेते आना। वैसे भी मेरा बेटा इतनी देर बाद आया है, फिर इसका दोस्त भी इसके साथ है। मैं अकेली कैसे तुम्हारे लिए मज़े मज़े के खाने पका सकती हूँ? और मेरी तो ख्वाहिश है कि जब तक तुम यहाँ रहो जी भरकर तुम्हारे पसंद के खाने तुम्हें खिलाऊं। फिर अली तो तुमसे भी कहीं पहले का अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है। वो भी चंद दिन अपनी पसंद के खाने घर में पके हुए खा लेगा। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो जुबैदा भी इस घर में मेरा हाथ बटाने के लिए मौजूद रहेगी। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी करके उसे साथ ही ले जाओ। वो बेचारी अकेली तुम्हारे बगैर यहाँ क्या करेगी? उसकी अम्मी ने कहा। वैसे अम्मी, आप जैसी माँ कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन शादी वाली बात पर कुछ गौर करना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान ये कहकर अली के पास चला आया। दफ्तर से फारिग होने के बाद अब्दुर्रहमान का बाप सीधा जुबैदा के घर पहुंचा। जुबैदा उस वक्त अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। अब्दुर्रहमान के बाप को देखकर वो उठ खड़ी हुई और सलाम करने के बाद पूछा, मामू जान, आज आप कैसे भूल कर इधर निकल आए? बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी ममानी तुम्हें फौरन बुला रही हैं। अब्दुर्रहमान के बाप ने कहा। जुबैदा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मामू जान, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मुझे फौरन बुलाया गया है? बस तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी की बात है, मगर तुम्हारी ममानी जान ने बताने से मना किया था। हाँ, 3-4 दिनों के लिए कपड़े भी अपने बैग में रख लेना, शायद ज़्यादा दिन ठहरना पड़ जाए। अब्दुर्रहमान के बाप ने बताया। जुबैदा उठकर तैयार होने लगी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए ममानी साहिबा ने मुझे फ़ौरन बुलाया है और फिर 3-4 दिनों के कपड़े रखने का भी कहा है। बाहर अब्दुर्रहमान का बाप जुबैदा की अम्मी से कह रहा था कि जुबैदा चंद दिनों के लिए हमारे ही घर में रहेगी। चंद दिनों बाद मैं खुद छोड़ जाऊंगा। तुम्हारी अपनी बेटी है, सारी उम्र रखो, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? जुबैदा की अम्मी ने कहा। इसने अब्दुर्रहमान के बारे में भी पूछा तो इसका कुछ पता चला? तो अब्दुर्रहमान के बाप ने बताया कि हाँ, कुछ पता चला है, चंद दिनों बाद पूरी तरह पता चल जाएगा। अब्दुर्रहमान का बाप नहीं चाहता था कि अब्दुर्रहमान के बारे में जुबैदा के अलावा बाहर के किसी फर्द को कुछ भी मालूम हो। फिर जुबैदा का बाप तो दिलो जान से पक्का कम्युनिस्ट था, इसलिए उसने अपनी बहन से भी अब्दुर्रहमान की आमद को छुपाए रखा। जब जुबैदा अब्दुर्रहमान के घर पहुंची तो उसकी अम्मी सहन ही में काम कर रही थी। जुबैदा ने सलाम करते ही पूछा, ममानी जान, जल्दी बताएं, आपने कौन सी खुशी की बात सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? अब्दुर्रहमान की अम्मी, तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए इस घर में बताने की कौन सी खुशी की बात हो सकती है? जुबैदा ने कहा, ममानी जान, ये तो आप भी जानती हैं। मगर जुबैदा पूरी बात किए बगैर ही अफसुर्दा हो गई तो अब्दुर्रहमान की अम्मी हंसी और इसे पकड़कर कमरे में ले गई। वहां बिठाकर कहा कि मैं अभी आती हूँ। अब्दुर्रहमान की अम्मी अब्दुर्रहमान के कमरे में गई और उसे कहा कि जुबैदा आ गई है, दूसरे कमरे में बैठी है, जाकर मिल लो। अब्दुर्रहमान अली से इजाज़त लेकर जुबैदा वाले कमरे में आया। जुबैदा ने जूं ही उसे देखा वो उठ खड़ी हुई और बेख्तियार उसकी जुबान से निकला, आप? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं, आप ख्वाब नहीं देख रही, मैं कमरे में मौजूद हूँ, अब्दुर्रहमान बोला। जुबैदा इस खुशी पर काबू न पा सकी और बेख्तियार रोने लगी। ये देखकर अब्दुर्रहमान की आंखें भी पुरनम हो गई। कुछ संभली तो बोली, आपने आने से पहले इतला क्यों न दी और यहाँ भी आकर ऐसे बुलाया जैसे फौज से भाग कर चोरी आए हों? जी, आप सही कहती हैं, मैं खुफिया तौर पर सिर्फ आपसे और अम्मी अब्बू से मिलने आया हूँ। मैं फौज में नहीं बल्कि मुजाहिदीन में शामिल हो चुका हूँ, अब्दुर्रहमान ने बताया। जुबैदा ने कहा, यह तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है। तुम नहीं जानते कि यहाँ मुजाहिदीन का कितना एहतराम किया जाता है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान जाकर अपने अफ़गान मुजाहिद भाइयों से मिलूँ, उनका खाना तैयार करूँ, उनके कपड़े धोऊँ और जिहाद में उनका साथ दूँ। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, अल्लाह आपको जिहाद करने की तौफीक दे, अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबैदा ने समझा कि शायद अब्दुर्रहमान ने उसका मजाक उड़ाया है। वो बोली, खुद तो आप इस्लाम के बारे में लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, मैं छोटी सी बात भी करूँ तो आप हमेशा मजाक उड़ाते हैं।
जुबैदा, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, तुम्हारे ख्यालात सुनकर वाकई मुझे खुशी हुई है। अब्दुर्रहमान ने कहा तो जुबैदा फरमाइश करने लगी कि आप मुझे अफ़गान मुजाहिदीन के बारे में तफसील से बताएं। अब्दुर्रहमान ने जुबैदा को अफ़गान मुजाहिदीन के बारे में मुख्तसरन बताया। जब जुबैदा को पता चला कि अफ़गानिस्तान से एक अफ़गान मुजाहिद भी आया है तो इसने अब्दुर्रहमान से कहा कि मैं उसे देखना और मिलना चाहती हूँ। अब्दुर्रहमान ने उसे बताया कि अली का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है जहाँ लड़कियाँ गैर महरम मर्दों से नहीं मिलती और इस्लामी अहकामात की मुकम्मल पासदारी करती हैं। अफ़गानिस्तान की औरतें मुकम्मल पर्दा करती हैं। मैंने वहाँ एक लड़की ताहिरा को अपनी बहन बनाया हुआ है, इसके बावजूद मुझसे मुकम्मल पर्दा करती है, इसलिए कि वो मेरी सगी बहन नहीं है। मैंने भी तो मुकम्मल लिबास पहना हुआ है और रूस में मेरे लिबास से ज़्यादा पर्दे वाला लिबास तो कोई भी नहीं पहनता और मेरी सहेलियाँ तो मेरे इस लिबास का मजाक उड़ाती हैं, जुबैदा ने कहा। अब्दुर्रहमान ने उसे बताया रूस के अंदर लोगों का इस्लाम के बारे में मुतालिया ना होने के बराबर है, इसलिए यहाँ की औरतें पर्दे के बारे में इस्लामी अहकामात से भी पूरी तरह आगाह नहीं, जबकि अफगानिस्तान में औरतें गैर महरम मर्दों से पूरा पर्दा करती हैं। कोई चादर वगैरह है तो इसे ओढ़ लो और चेहरा वगैरह पूरी तरह ढाँप लो, मैं अली को बुलाता हूँ। जुबैदा ने अब्दुर्रहमान की अम्मी से चादर लेकर पूरी तरह ओढ़ ली। जुबैदा रूस के आज़ाद माशरे में रहने वाली लड़की थी जहाँ उरियानी फहाशी को उरियानी फहाशी नहीं बल्कि तरक्की पसंद तहजीब का नाम दिया जाता था। रूस के माशरे में तो किसी लड़की का इस्लाम के हक में बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। जुबैदा का यूं चादर लेकर अपने आप को पूरी तरह ढाँप लेना इसके दिल में इस्लाम और अफगान मुजाहिदीन के लिए बेपनाह मोहब्बत का मजहर था। जुबैदा रूस के अंदर वाहिद ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि रूस में जुबैदा की तरह हजारों दूसरी लड़कियां भी इस्लामी इक़दार को पूरी तरह अपनाने को तैयार हैं, बशर्तिया कि उन्हें कोई इस्लामी इक़दार और इस्लामी तालीमात से आगाह तो करे। जिस मुल्क में घर से लेकर स्कूलों कॉलेज तक हर जगह कम्युनिज्म की तालीम दी जाती हो, शराब नोशी और गुनाह की खुलेआम हौसला अफजाई की जाती हो, मसाजिद बंद कर दी गई हो और कुरान मजीद छापना ममनू हो, जिस मुल्क में सुरख फौज जबरदस्ती घरों में घुसकर पर्दा नशीन औरतों और बहू बेटियों के दुपट्टे और चादरें उतार कर आग लगा दे, जहाँ पर्दा करना जुर्म हो, वहाँ जुबैदा जैसी लड़कियों के इस्लाम के बारे में ऐसे जज्बात काबिल कदर ही नहीं काबिल हैरत भी हैं। कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद रूस के अंदर खवातीन के बुरके जबरदस्ती उतार कर नजरे आतिश किए जाते रहे हैं। ऐसा ही अफगानिस्तान में हुआ, मिस्र में हुआ, शाम में हो रहा है। पाकिस्तान की चंद खवातीन ने 1987 में रूस की खुशनुदी की खातिर अपने दुपट्टे नजरे आतिश किए थे। अली और अब्दुर्रहमान कमरे में इकट्ठे दाखिल हुए। इससे कबल अली सलाम करता जुबैदा ने पहल करते हुए अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान ने अली से कहा कि बरादर अली, जुबैदा को आपसे मिलने और अफगानिस्तान के बारे में जानने का बहुत शौक है। यह आपकी जुबान से जिहाद अफगानिस्तान का हाल सुनना चाहती है, उसे कुछ बताओ। अली ने अभी बात शुरू नहीं की थी कि अब्दुर्रहमान का बाप और अम्मी भी आ गए। अली ने जुबैदा को जिहाद अफगानिस्तान के बारे में मुख्तसरन आगाह किया। जुबैदा ने अली को बताया कि रूस की मुसलमान खवातीन में मुजाहिदीन बहुत मकबूल हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कियां ख्वाह वो इस्लाम के बारे में कुछ जानती हों या ना जानती हों, वो मुजाहिदीन के हक में बात करती हैं। बास तो मुजाहिदीन के बारे में बड़े बड़े अजीबो गरीब वाक़यात भी बयान करती हैं। मेरी एक सहेली ने 3 माह पहले बताया कि इसका एक रिश्तेदार फौजी अफगानिस्तान के सुबह वर्दक से वापस आया। उस फौजी ने बताया कि हमें हमारे अफसरों ने हुक्म दिया कि कब्रिस्तान को ख़त्म करके वहाँ फौजियों के लिए जगह बनाओ। वहाँ चंद शुहदा की कब्रें भी थीं। हम बलडोज़र लेकर गए। अभी कब्रिस्तान से चंद गज दूर ही थे कि अगला बलडोज़र 2 टुकड़े हो गया। अगर धमाके से होता तो हम समझते कि बारूदी सुरंगें मुजाहिदीन ने इस जगह दबाई हुई हैं। हमारे अफसर का ख्याल था कि वो बलडोज़र ख़राब था। मैंने अपना बलडोज़र आगे किया, वो भी उस जगह पहुँचा तो 2 टुकड़े हो गया और मैं उछल कर दूर जा गिरा। मैं डर कर वहाँ से भाग आया। कब्रिस्तान तो रूसी साफ न करा सके, मगर रूसी अफसरों ने मेरी छुट्टी करा दी और मैं वापस आ गया। एक और सहेली जिसका भाई भी अफगानिस्तान से वापस आया था, उसने बताया कि मेरा भाई कहता है कि मुजाहिदीन शहरों और छावनियों में कार्रवाइयाँ करके ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे छलावे। एक वाक़े का जिक्र करते हुए मेरी सहेली ने बताया कि उसके भाई ने उसे बताया कि एक दफ़ा हम एक गाँव पर हमला करने निकले। कुछ दूर हमें 3 मुजाहिद नजर आए। हमने उन पर गोलियां चलाई। उन्होंने जवाबी फायर किया जिससे हमारे 3 सिपाही मारे गए। हमारी फायरिंग से वो भी मर गए। हम उनकी लाशों की तलाशी लेने लाशों वाली जगह पहुंचे तो वहां ना कोई लाश थी और ना कोई बंदूक। हमने बहुत ढूंढा मगर कोई लाश न मिली। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वही मुजाहिद नजर आए। हमने फिर गोलियां चलाई, उन्होंने भी जवाबी फायर किए और हमारे 2 आदमी मजीद मर गए। हमारी गोलियां खाकर वो फिर नीचे गिरे मगर उनकी लाशें फिर न मिली। थोड़ी दूर जाकर वो फिर नजर आए। हमने फिर ऐसा ही किया और वो गोलियां खाकर एक दफ़ा फिर गिरे। जब हम उनकी लाशें लेने गए तो हम एक नाले में गिर गए। हम 4 फौजी थे।
दो नाले में डूबकर मर गए और हम दूसरे दो बड़ी मुश्किल से बचे। ये सूरत हाल देखकर हम गाँव पर हमला किए बगैर ही वापस आ गए। ऐसे ही दूसरे बेशुमार अजीबोगरीब वाक़यात यहाँ लड़कियाँ अफगानिस्तान से आए हुए फौजियों से सुन सुनकर एक दूसरे को सुनाती हैं। अली ने कहा कि जहाँ तक कब्रिस्तान में बलडोजर के टुकड़े टुकड़े होने के वाक़े का ताल्लुक है, ये मुझे भी सूबा वर्दक के मुजाहिदीन ने सुनाया था, लेकिन दूसरे वाक़े का मुझे इल्म नहीं। वैसे भी अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो जिस तरह चाहे मुजाहिदीन की मदद करे। ये भी तो अल्लाह ताला की मदद है कि रूसी किसी मुजाहिद का छोटा सा वाक़या सुनते हैं और फिर आगे बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देते हैं, और इस तरह अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए इनके दिलों पर मुजाहिदीन की धाक बिठा देता है। मुजाहिदीन माफूकुल फितरत सलाहियतों के मालिक नहीं हैं, वो भी आम इंसान हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह की राह में मरने का जज्बा रखते हैं, मौत से नहीं डरते, और अल्लाह भी अपने वादों के मुताबिक उनकी मदद को अपने फरिश्ते भेजता है। अगर अल्लाह मुजाहिदीन की मदद न करता तो निहत्ते मुजाहिदीन दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत को यूं शिकस्त से दो चार न करते। अली ने बात ख़त्म की तो अब्दुर्रहमान के वालिद ने बताया कि जो फौजी अफगानिस्तान से वापस आ रहे हैं, उनकी बातों से दूसरे फौजियों और रूसी अवाम में मुजाहिदीन का खौफ बढ़ता जा रहा है। बाज़ कम्युनिस्ट दानिश्वर तो ये कह रहे हैं कि अफगान मुजाहिदीन कहीं अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद समरकंदो बुखारा की आज़ादी के लिए रूस से लड़ाई शुरू न कर दें। अंकल ये तो होगा। हम तो इलानिया कहते हैं कि जिस जिहाद का आगाज़ अफगानिस्तान में हुआ है, ये न सिर्फ रूस के मुसलमानों की आज़ादी बल्कि दुनिया के दूसरे मुसलमानों की आज़ादी तक जारी रहेगा। अली ने कहा, बेटा तुम सही कहते हो, इसीलिए तो रूस के हुक्मरान अमेरिका और यूरोप वालों को भी डरा रहे हैं कि अफगानिस्तान के मुसलमान सिर्फ रूस के दुश्मन नहीं, बल्कि ये तो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तुम्हारे भी खिलाफ हो जाएंगे। इसी वजह से रूस और अमेरिका के सरबराह मुजाहिदीन की बजाय ज़ाहिर शाह या किसी दूसरे अपने एजेंट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दोनों नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में किसी सूरत भी मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हो। अब्दुर्रहमान के बाप ने अली की बात की तायद करते हुए कहा। बातें चंद मिनट के लिए रुकी तो अली ने अब्दुर्रहमान से कहा कि भाई वो सामान तो लाओ जो हम अफगानिस्तान से लाए हैं। अली कुछ चीज़ें अब्दुर्रहमान के बाप, अम्मी और जुबैदा के लिए अफगानिस्तान से लाया था। इनमें खूबसूरत कपड़े के एक एक जोड़े के अलावा एक एक गर्म ऊन का स्वेटर भी था। कपड़ा और स्वेटर बाहर के बने हुए थे। अली ने ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से मंगवाई थी। अब्दुर्रहमान सामान ले आया तो अली ने ये तोहफे सबको दिए। जुबैदा और अब्दुर्रहमान की अम्मी तो ये तोहफे देखकर बहुत खुश हुई। जुबैदा ने कहा, अली भाई रूस में तो कोई कपड़ा मिलता ही नहीं, मुझे शौक था कि मैं भी बाहर के बने हुए कपड़े पहनूं, इसलिए मैं तो आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं भी कुछ लाया हूँ, कुछ शुक्रिया मेरे लिए भी रख लीजिए। इसने कुरान मजीद के खूबसूरत नुस्खे निकाल कर दिए तो सब पहले तोहफों को भूल गए। जुबैदा, अब्दुर्रहमान का बाप और अम्मी तो कुरान मजीद को लेकर चूमने लगे। अली ने कहा, हमें बताया गया था कि रूस के अंदर मुसलमानों के लिए कुरान मजीद से बड़ा कीमती और कोई तोहफा नहीं। बेटा सिर्फ रूस के मुसलमानों के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए कुरान मजीद से बेहतर कोई तोहफा नहीं। रूस के मुसलमानों के लिए तो ये एक नायाब तोहफा है। रूस में हुकूमत की सरपरस्ती में सरकारी मौलवियों की तंजीम ने भी कुरान मजीद शाया करवाए हैं, मगर इनमें न सिर्फ अरबी मतन बदल दिया गया है बल्कि तर्जमा भी अपनी मर्जी का किया है, जिस वजह से लोग कुरान मजीद के ये तहरीफ शुदा नुस्खे पढ़कर गुमराह हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान के बाप ने अली की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जुबैदा ने बताया कि रूस में मुसलमान तालिबात का अकीदा है कि अगर कुरान मजीद को हाथ लगाकर या पढ़कर इम्तिहान दिया जाए तो पर्चे अच्छे होते हैं। जब मेरी सहेलियों को पता चलेगा कि मेरे पास कुरान मजीद है तो वो सारी मेरी तरफ दौड़ेंगी, लेकिन इनको ये मत बताना कि अफगानिस्तान से अब्दुर्रहमान ने ला कर दिया है, वरना अब्बू अम्मी के साथ साथ तुम खुद भी मुश्किल में फंस जाओगी। अब्दुर्रहमान ने कहा। अली ने अब्दुर्रहमान को याद दिलाया, ताहरा ने आपको जो ताकीद की थी वो आप भूल गए। जुबैदा को इसकी तरफ से कोई खूबसूरत सा तोहफा मंगवा कर दो। अली ने ताहिरा का नाम लिया तो अब्दुर्रहमान की अम्मी ने पूछा कि यह ताहिरा कौन है। अब्दुर्रहमान ने बताया, अम्मी जान मैं आपको बताना भूल गया, अफगानिस्तान में मैंने एक अफगान लड़की को अपनी बहन बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छी लड़की है। हमें बचाने के लिए इसने अपने कम्युनिस्ट भाई को कत्ल कर दिया। फिर इसने ताहिरा के बारे में तफसील से सबको आगाह किया। ताहिरा की कहानी सुनकर सबने ताहिरा के जज्बे की तारीफ की। अब्दुर्रहमान के बाप ने कहा, काश ताहिरा मेरी बेटी होती। तो क्या आप मेरी बहन को अपनी बेटी नहीं समझते? अब्दुर्रहमान ने पूछा। मैं माजरत चाहता हूँ बेटा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि अब्दुर्रहमान की बहन मेरी बेटी ही तो है। अब्दुर्रहमान के बाप ने कहा। जुबैदा ने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आता है कि कोई लड़की दीन की खातिर अपने भाई को कत्ल भी कर सकती है। ताहिरा वाकई बहुत अजीम है।
काश आप उसे भी अपने साथ ले आते तो हम भी इससे मिल सकते। मुझे खुशी है कि मेरे लिए खरीदी हुई अंगूठी एक अजीम मुजाहिदा के पास गई है और अजीम मुजाहिदा ने भी मेरे लिए तोहफा भेजा है। अली ने जुबैदा को बताया कि ताहिरा ने अब्दुल रहमान से वादा किया था कि अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगी। ये सुनकर जुबैदा ने कहा, मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की कोई और बात हो ही नहीं सकती कि ताहिरा मुझसे मिलने आए। अब्दुल रहमान ने बताया कि अफगानिस्तान में इस्लाम और कुफर की सही जंग हो रही है। इस्लाम के खातिर बाप बेटे को माफ़ नहीं करता और ख़वातीन ने तो जिहाद के लिए कमाल कर दिखाया है। मैं जब रूस से अफगानिस्तान गया तो वहाँ पहले से मौजूद एक रूसी फौजी ने बताया कि काबुल में तालिबात ने रूस के खिलाफ जुलूस निकाला। तालिबात के पास कोई झंडा नहीं था। एक लड़की ने अपना सबज दुपट्टा उतार कर परचम बना लिया। वो रूस और बबरक कारमल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हमने गोली चलाई, कई तालिबात जख्मी होकर गिर पड़ी और कई हलाक यानी शहीद हो गई। परचम वाली लड़की का दायां हाथ शदीद जख्मी हो गया तो इसने परचम बायां हाथ में पकड़ लिया। बायां हाथ भी गोलियों से छलनी हो गया तो इसने दोनों बाजुओं को जोड़कर परचम को छाती से लगा लिया। वो निढाल होकर गिर पड़ी तो दूसरी तालिबा ने बढ़कर परचम को थाम लिया। इसी जुलूस में हमने जख्मी तालिबात को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ियों में बिठाना चाहा तो उन्होंने हमारे मुंह पर थूका और कहा कि हम नापाक काफिरों से इलाज कराना नहीं चाहती, हमें यहाँ सड़क पर मरना कबूल है, मगर यह मंजूर नहीं कि कोई काफिर हमारे जिस्मों को हाथ लगाए। इनकी इस गुस्ताखी पर रूसी अफसर के कहने पर सब जख्मी तालिबात को गोली मार दी गई। ये सुनकर जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए और अब्दुल रहमान की अम्मी ने कहा, मैं अपनी इन अफगान बेटियों को सलाम करती हूँ जिन्होंने अपनी जुर्रत व बहादुरी और बेमिसाल कुर्बानी देकर मुसलमान खवातीन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और अपने खून से एक नई तारीख लिखी है। अली ने अब्दुल रहमान की अम्मी को 150 रूबल देते हुए कहा, खाला जान जुबैदा की पसंद का कोई खूबसूरत सा तोहफा आप खरीद कर ला दें ताकि अब्दुल रहमान और मैं ताहिरा से किया हुआ वादा पूरा कर सकें। बातें करते करते शाम हो गई। अब्दुल रहमान की अम्मी ने उठते हुए जुबैदा से कहा कि अब उठो और बावर्ची खाने में चलकर शाम का खाना तैयार करने में मेरी मदद करो। जुबैदा का दिल तो इस महफिल से उठने को नहीं चाह रहा था मगर उठना पड़ा। दूसरे दिन अब्दुल रहमान के बाप ने अली और अब्दुल रहमान को बताया कि रूस में भी जिहाद शुरू करने के लिए काम शुरू हो गया है। प्रोफेसर अयूब बुखारी तारीख के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने खुफिया तौर पर यह काम शुरू किया है। अपना मरकज उन्होंने दरियाए आमू के करीब पहाड़ों में किसी जंगल में बनाया हुआ है। शेराबाद में महमूद बुखारी उनका एक शागिर्द है। वो मुजाहिदीन का पक्का हामी है और तहरीक मुजाहिदीन तुर्किस्तान का नुमाइंदा भी है। बज़ाहिर वो भी कम्युनिस्ट है। जब मुजाहिदीन के हामी किसी फर्द पर उसे मुकम्मल एतमाद हो जाता है और वो इस जिहाद के लिए तरबियत लेना चाहता है तो फिर इसे इन पहाड़ों में 6 माह के लिए भेज दिया जाता है। तहरीक मुजाहिदीन तुर्किस्तान का प्रोग्राम है कि जब तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन की तादाद माकूल हद तक पहुँच जाएगी तो रूस के अंदर जिहाद शुरू कर देंगे। अली ने पूछा, क्या महमूद बुखारी से मुलाकात हो सकती है? तो अब्दुल रहमान के बाप ने कहा, हो सकती है, किसी दिन मैं उसे यहाँ चाय पर बुला लूँगा, फिर तफसील से बात कर लेना। अब्दुल रहमान के बाप ने बात जारी रखते हुए कहा कि अफगान मुजाहिदीन के मिल्लत इस्लामिया पर बड़े एहसानात हैं। इन लोगों ने बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानी से रूस जैसी सुपर पावर के नाकाबिले तस्खीर होने के इल्ज़ाम को पाश पाश कर डाला है और दूसरे मुल्कों पर जो रूस की दहशत थी उसे बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। अब अगर पिछले कई माह से मास्को, आर्मीनिया और अज़रबैजान में मुजाहरे हो रहे हैं तो इसकी वजह भी अफगान मुजाहिदीन ही है। अफगान मुजाहिदीन की जुर्रत और बहादुरी ही रूसी अवाम को भी मुजाहरे करने का हौसला दिया है। चौथे दिन अली की महमूद बुखारी से मुलाकात हुई। ये किसी अफगान मुजाहिद का किसी रूसी हुर्रियत पसंद से पहला राब्ता था। दोनों के ख्यालात यकसा थे। महमूद बुखारी अली से मिलकर बहुत खुश हुआ। अली ने महमूद बुखारी से प्रोफेसर अयूब बुखारी का पता और इनके मरकज़ पहुंचने का रास्ता मालूम किया। महमूद बुखारी ने अली को प्रोफेसर अयूब बुखारी के नाम खत भी दिया और दूसरी ज़रूरी बातें भी समझा दी। अली और अब्दुल रहमान को आए हुए 10 दिन हो गए थे। अली का ख्याल था कि अब हमें वापसी का रख्ते सफ़र बांधना चाहिए। अब्दुल रहमान की अम्मी ने कहा कि 3-4 दिन और रह लें। अली ने उनकी बात मान ली। अब्दुल रहमान की अम्मी का इसरार था कि अब्दुल रहमान जुबैदा को भी साथ ले जाए। जुबैदा भी साथ जाने के लिए तैयार थी। उसने तो अब्दुल रहमान को यह भी यकीन दिलाया था कि मैं भी अफगानिस्तान की बजाय ताहिरा की तरह पाकिस्तान चली जाऊंगी, ताहिरा के साथ रह लूंगी और जिहाद में हर तरह आपका साथ दूंगी। अब्दुल रहमान ने जुबैदा और अपनी अम्मी को समझाते हुए कहा, अम्मी आपको भी इल्म है कि मुझे जुबैदा से बहुत मोहब्बत है और जुबैदा को भी मेरी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जुबैदा को यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल है। ताहिरा अफगानी खातून है, वो पाकिस्तान में मुहाजिर की हैसियत से रह सकती है, मगर जुबैदा का पाकिस्तान में रहना
जाना बहुत मुश्किल है। KGB वाले फौरन मालूम कर लेंगे कि इसके बाद रूसी हुकूमत पाकिस्तान पर इसकी वापसी के लिए दबाव डालेगी और फिर जो मुसीबतें आप पर आएंगी इनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि अफगानिस्तान 1 या 2 साल तक आज़ाद हो जाएगा। जो ही अफगानिस्तान आज़ाद हुआ मैं जुबैदा को फ़ौरन वहाँ बुलवा लूँगा। बिलफर्ज अफगानिस्तान को आज़ाद होने में देर लगती है तो फिर भी मेरा वादा है कि 2 साल बाद मैं जुबैदा को यहाँ से आकर ले जाऊँगा। इस दौरान में मैं कोई ऐसा रास्ता सोच लूँगा जिससे मैं जुबैदा को अपने साथ भी ले जाऊँ और बाद में आप और जुबैदा के वालिदैन पर कोई मुसीबत भी ना आए। अब्दुर्रहमान के बाप ने भी अब्दुर्रहमान की बात से इत्तफाक किया। जुबैदा का दिल तो यही चाहता था कि वो भी अफगानिस्तान जाए और जिहाद में जिस हद तक मुमकिन हो शिरकत करें, मगर जब सब अब्दुर्रहमान की बात पर राजी हो गए तो उसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। 2 हफ्ते गुजर गए। अली और अब्दुर्रहमान की रवानगी का वक्त आ गया। जुबैदा, अब्दुर्रहमान की अम्मी और अब्बू सब उदास थे। जुबैदा तो रोने लगी। अब्दुर्रहमान के बाप और अम्मी ने उसे तसल्ली दी, बेटी हमारी आंखों में आंसू जरूर हैं मगर हम फिर भी अपने बेटे को अल्लाह की राह में जिहाद के लिए खुशी से भेज रहे हैं। तुम भी अब्दुर्रहमान को खुशी के साथ रुखसत करो और ये दुआ करो कि अफगानिस्तान जल्द आज़ाद हो जाए, क्योंकि अब तुम्हें भी अब्दुर्रहमान के साथ अफगानिस्तान ही में रहना होगा। मामू जान, मैं इसलिए नहीं रो रही कि अब्दुर्रहमान जा रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अब्दुर्रहमान के कंधे से कंधा मिलाकर जिहाद में शरीक होना चाहती थी, मगर शायद मैं बदकिस्मत हूँ जिसे ख्वाहिश के बावजूद जिहाद में शिरकत नसीब नहीं हो रही। जुबैदा ने कहा। अली ने समझाया, जुबैदा बहन, जब तक मर्द जिंदा हैं औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं। मुजाहिदीन की कामयाबी के लिए तुम्हारी दुआ ही सबसे बड़ा जिहाद है और जिहाद के लिए तुम्हारी आंखों से निकले हुए ये आंसू अल्लाह के नज़दीक शहीदों के खून से कम कीमती नहीं। अब्दुर्रहमान की अम्मी ने ताहिरा के लिए बहुत से तहाइफ देते हुए अब्दुर्रहमान से कहा, मेरी बेटी को बहुत बहुत प्यार देना और उसे कहना तुम्हारी एक माँ रूस के अंदर भी तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा दुआ को रहेगी। जुबैदा ने भी ताहिरा के लिए काफ़ी तहाइफ दिए। गाड़ी एक दोराहे पर आकर रुक गई। अब्दुर्रहमान के बाप ने कहा कि महमूद बुखारी के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हमारे बाएं हाथ वाली पगडंडी को मुजाहिदीन के मरकज़ की तरफ जाना चाहिए। अली और अब्दुर्रहमान गाड़ी से नीचे उतरे। ज़रूरत के मुताबिक सामान लेने के बाद अब्दुर्रहमान ने अपने बाप से कहा, अब्बू, आप हमारा बाकी सामान इस्माइल समरकंदी की रिहाइशगाह पर छोड़ जाएं। इसे कह देना कि हम 10-12 रोज़ तक उसके पास पहुंचेंगे। अब्दुर्रहमान का बाप अली और अब्दुर्रहमान को रुखसत करने के बाद इस्माइल समरकंदी के गांव की तरफ रवाना हो गया। 3 घंटे के सफ़र के बाद पगडंडी एक जंगल में दाखिल हो गई। जंगल आहिस्ता आहिस्ता घना और पहाड़ी सिलसिला बतदरीज बुलंद होता जा रहा था। जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल न सिर्फ घना बल्कि खौफनाक भी होता जा रहा था। कुछ आगे जाकर पगडंडी एक बहुत गहरे पहाड़ी नाले के साथ साथ आगे को बढ़ती हुई तंग होती जा रही थी। नाला न सिर्फ गहरा था बल्कि इसके तेज रफ्तार पानी के शोर की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। रात जंगल ही में अली और अब्दुर्रहमान ने बारी बारी सोकर गुजारी और दूसरे दिन सुबह की नमाज के बाद सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। सफ़र का ये तीसरा दिन था मगर अभी तक किसी मरकज़ के निशान नजर न आए थे। अली ने इस शक का इजहार किया कि कहीं हम गलत रास्ते पर ना आ गए हों, तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि महमूद बुखारी ने जो रास्ते की निशानियाँ बताई थीं उनके मुताबिक तो हम सही जा रहे हैं। वो चलते गए, थोड़ी दूर जाकर नाला दाएं हाथ मुड़ गया और पगडंडी बाएं तरफ को चली गई थी। यहाँ पहुंचकर अब्दुर्रहमान ने कहा कि अब हम मरकज़ की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक आदमी नजर आया जो एक कुल्हाड़ा लिए एक दरख्त के साए में बैठा था। उस आदमी ने भी अली और अब्दुर्रहमान को देख लिया। जो ही वो इस आदमी के पास पहुंचे वो उठ खड़ा हुआ और दोनों को रोक कर इनसे पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? अब्दुर्रहमान ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? आदमी ने कहा, ताकि आपको बता सकूं कि आगे शेरों का इलाका है। अब्दुर्रहमान ने कहा, इस इलाके में शेर कहाँ से आ गए? ये खुफिया फिक्रे थे जो सिर्फ इन अफराद को बताए जाते थे जिन्हें तहरीके मुजाहिदीन तुर्किस्तान के नुमाइंदे इधर भेजते थे। इस आदमी मुजाहिद को जब यकीन हो गया कि ये मुजाहिदीन ही हैं तो इसने उन्हें कहा कि आप सीधे जाने के बजाय दाएं हाथ वाले रास्ते पर चलें। 3 मील के फासले पर रास्ते के बाएं तरफ एक दरख्त के साए में 4 अफराद बैठे हुए नजर आए। जो ही अली और अब्दुर्रहमान उनके करीब पहुंचे, एक आदमी ने उठकर अली और अब्दुर्रहमान से हाथ मिलाया और पूछा, कहाँ से आए हो? अब्दुर्रहमान ने कहा, बुखारा से। आदमी ने कहा, आइए आगे जाने से पहले चाय पी लें। अब्दुर्रहमान ने कहा, जो आदमी दरियाए आमू का पानी पीकर आए वो चाय नहीं पीता। ये भी शनाख्त के खुफिया फिक्रे थे। जो ही चारों अफराद को यकीन हो गया कि अली और अब्दुर्रहमान मुजाहिद हैं, सब ने बैक जुबान बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद मुजाहिदीन इस्लाम कहते हुए इस्तकबाल किया। एक मुजाहिद अली और अब्दुर्रहमान के साथ हो लिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्हें एक तंग वादी नजर आई। छोटा सा पहाड़ी नाला वादी के दरमियान बह रहा था।
वादी में लंबे लंबे दरख्तों के अलावा मुख्तलिफ जगहों पर खूबसूरत फूल और सब्जियां भी उगी हुई थीं। वादी ख़त्म हुई तो बाएं हाथ एक घाटी में रास्ता मुड़ गया। वो घाटी में दाखिल हुए तो उन्हें कुछ दूर चंद घोड़े बंधे हुए नजर आए। चंद आदमी घोड़ों के पास खड़े थे। पहाड़ के अंदर चंद गारें बनी हुई थीं। अली ने यह सब कुछ देखकर अब्दुर्रहमान से कहा कि इन लोगों ने तो हमसे भी ज्यादा मजबूत मोर्चे बनाए हुए हैं। एक गार के मुंह के करीब जाकर मुजाहिद ने अली और अब्दुर्रहमान को बाहर रुकने का कहा और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद इसके साथ तकरीबन 60 साल की उम्र का एक आदमी बाहर आया। उसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, रंग सुर्ख, आंखें चमकदार और चेहरे पर एक नूर था। यह आदमी प्रोफेसर अयूब बुखारी था। उसने अली और अब्दुर्रहमान को बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। उसने बताया कि आपके आने की इतला तो मुझे चंद दिन पहले ही मिल गई थी और मैं बड़ी बेचैनी से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर अयूब बुखारी ने अली की तरफ देखते हुए कहा, यकीनन तुम ही अली हो? अली ने कहा, जी हाँ। प्रोफेसर अयूब बुखारी ने बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अफगान मुजाहिद से मिलूं, बातें करूं, जिहाद अफगानिस्तान का पूछूं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। प्रोफेसर बुखारी उन्हें गार के अंदर ले गए। गार बहुत चौड़ी और लंबी भी थी। कम से कम 100 आदमी गार के अंदर समा सकते थे। गार में दरियां और गद्दे बिछे हुए थे। अली ने महमूद बुखारी का रुक्का दिया। प्रोफेसर बुखारी ने रुक्का पढ़ने के बाद कहा कि आप लोग एक लंबा और थका देने वाला सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। आप पहले नहा कर कपड़े वगैरह बदल लें। सामने ही चश्मा है और चश्मे का पानी न सिर्फ मीठा है बल्कि सर्दियों में गर्म भी। इसके बाद खाना खाएंगे। खाने के बाद आप आराम कीजिएगा। इंशाल्लाह रात को तफसील से बातें होंगी। रात को नमाज इशा के बाद अली ने प्रोफेसर बुखारी को अफगानिस्तान पर रूसी फौज के कब्जे के पसे मंजर और जिहाद अफगानिस्तान के बारे में तफसील से बताया। अली ने प्रोफेसर बुखारी के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। जिहाद अफगानिस्तान की तफसीलात सुनने के बाद प्रोफेसर बुखारी ने कहा, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम में इत्तेहाद भी है और अफगान उलमा की अक्सरियत भी तुम्हारा साथ दे रही है। जब रूसी इश्तराकियत के खिलाफ हमारे आबाओ अजदाद ने रूस में जिहाद शुरू किया तो यहाँ बड़े बड़े उलमा कम्युनिज्म को अहयाए इस्लाम का नाम देकर मुसलमानों को जिहाद से रोक रहे थे। कई उलमा ने तो लीनन को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हम पल्ला भी करार दे दिया और बाज़ मुफ्तियाने दीन ने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह आज से सदियों पहले अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और अपनी कौम की इस्लाह की, अब इस बिगड़ी हुई दुनिया में लेनन आया है। लेनन ने जो कुछ लिखा और कहा वो इस्लाम है और मुसलमानों के लिए काबिल अमल है। जब मुसलमान रूस में इस्लाम की बका की जंग लड़ रहे थे तो उलमा की अक्सरियत छोटे छोटे मसाइल पर मुनाजरे कर रही थी। इन उलमा में मामूली बातों पर झगड़े हो रहे थे और ये उलमा अपने अपने फतवों से एक दूसरे को काफिर करार दे रहे थे। आप शायद सुनकर हैरान हो कि ये उलमा इन बातों पर झगड़ते थे। मसलन ये कि पजामे का पांचा टखनों के ऊपर होना चाहिए तो कितना ऊपर होना चाहिए। बाज कहते कि घुटनों के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, दूसरे कहते कि टखनों के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बाज कहते कि सर पर पगड़ी बांधनी चाहिए, दूसरे कहते कि टोपी पहननी चाहिए। बाज कहते कि खाना खाने से पहले 3 दफा हाथ धोने चाहिए, दूसरे कहते कि 1 दफा काफी है। बाज कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था, दूसरे कहते कि नहीं था। बाज कहते कि आहिस्ता आमीन कहना चाहिए, दूसरे कहते कि बुलंद आवाज से आमीन कहना चाहिए। बाज कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक 6 फुट लंबी है, दूसरे कहते कि पौने 6 फुट लंबी है। बाज कहते कि मैयत को इस तरह उठाना चाहिए, दूसरे कहते नहीं उस तरह उठाना चाहिए। बाज कहते कि मैयत की कब्र 1 फुट ऊंची होनी चाहिए, दूसरे कहते कि नहीं आध फीट ऊंची होनी चाहिए। ये फजूल बहसें थी जिनसे ये उलमा मुसलमानों को जिहाद के बजाय आपस में लड़ा रहे थे और इन उलमा के नज़दीक यही जिहाद था। हाँ, उलमा की एक महदूद तादाद ऐसी भी थी जो इनको समझाती कि इन बहसों को छोड़कर मुजाहिदीन का साथ दें और अवाम को जिहाद के लिए तैयार करें। उन उलमा को मनाजरी उलमा गैर मुल्की एजेंट कहते और दलील ये देते कि जब तक अकीदा सही ना हो जिहाद का कोई फ़ायदा नहीं। और इन मुनाजरी उलमा के नज़दीक अकीदे से मुराद इस्लाम का सही अकीदा नहीं बल्कि उनका बनाया हुआ अपना ज़ाती अकीदा है। मुजाहिदीन का साथ देने वाले उलमा ने नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियाँ बर्दाश्त की। उनमें से बाज़ को जिंदा जला दिया गया, बाज़ को जिंदा दरगोर और बाज़ को अज़ियतें दे देकर शहीद कर दिया गया, मगर इन लोगों ने मुजाहिदीन का साथ न छोड़ा। अगर मुनाजरी उलमा भी उलमाए हक की तरह मुजाहिदीन का साथ देते तो कम्युनिस्ट कभी भी मुजाहिदीन का मुकाबला न कर पाते। रूस के मुजाहिदीन ने समरकंद बुखारा से लेकर दरियाए आमू तक 1-1 इंच पर अपना खून बहाया है, मगर अफसोस के मुनाजरी उलमा की वजह से यह खून ज़ाया हो गया।
और हम कम्युनिस्टों से शिकस्त खा गए। मुजाहिदीन के साथ साथ इनकी औरतें, नौजवान लड़कियां और नौउम्र बच्चे भी रूसियों से इस बेजिगरी से लड़े कि इसकी मिसालें अब सिर्फ अफगानिस्तान में मिल सकती हैं और कहीं नहीं। रूस ने अफगानिस्तान में जो जुल्म किया है, हमारे ऊपर होने वाला जुल्म इससे कहीं ज़्यादा था। रूस में मुसलमानों का कौन सा शहर बचा जिसके दरो दीवार खून से ना नहा गए और जिसकी गलियों में खून नदियों की तरह न बहा हो। हज़ारों नौजवान मुसलमान लड़कियों को रूसियों ने अपने हवस का निशाना बनाकर अजियत से कत्ल कर दिया। जायदादें और ज़मीनें जब्त करके लाखों मुसलमानों को एक रियासत से दूसरी रियासत में जा बसाया और लाखों मुसलमानों को भूख और तशद्दुद से हलाक कर दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।